हेलो स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने राष्ट्रपति का टॉपिक लिया था और राष्ट्रपति के टॉपिक के बारे में मैंने आपको समझाया था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, उसका कार्यकाल, उसकी योग्यताएं, उसके शपथ के प्रावधान, उसको पद से हटाने के प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया, इन सब बातों के बारे में विस्तार से मैंने कल आपको बताया था। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति के टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को फर्स्ट ऑफ ऑल दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं, दो भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। एक तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति अपनी कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है और आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है। ये दो भागों में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को बांटकर देख सकते हैं। सामान्यकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा हम पहले करेंगे कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसको कौन कौन सी सामान्यकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियों को भी हम कुछ भागों में बांट सकते हैं या बांटकर पढ़ सकते हैं या बांटकर समझ सकते हैं। जैसे सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ आ जाती हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ या विधि निर्माण की शक्तियाँ आ जाती हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति आ जाती है, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ आ जाती हैं, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ये सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। आपातकालीन शक्तियों का डिस्कशन हम अलग से करेंगे। तो सामान्यकालीन शक्तियों में हम सबसे पहले समझेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि भारत का राष्ट्रपति हमारी जो केंद्र की कार्यपालिका है, भारत संघ की जो कार्यपालिका है, उसका प्रधान होता है। हालांकि वो नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वो कार्यपालिका का प्रधान होता है और भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और समस्त कार्यपालिका जो शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अर्थात वास्तव में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद करती है। हालांकि भारत के संविधान में कई स्थितियां ऐसी भी हैं, कई ऐसी स्थितियों का वर्णन भी है जहां राष्ट्रपति अपने स्वयं के विवेक से निर्णय ले सकता है, स्वयं के विवेक से भी कार्य कर सकता है, परंतु वैसे वो अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्तियों में एक ये बात आती है कि राष्ट्रपति भारत के समस्त प्रमुख आयोगों का गठन करता है और उन समस्त प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट एक बात हम ये ले सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनका निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट एक बात ये आती है कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, उनका प्रशासन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्देशन में किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में लेते हैं या कार्यपालिका शक्तियों के रूप में इनका अध्ययन हम करते हैं। अब हम दूसरे प्रकार की शक्ति लेते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या विधि निर्माण की शक्ति। इसको हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति भी कह सकते हैं, विधि निर्माण की शक्ति भी कह सकते हैं, कानून निर्माण की शक्ति भी इसको हम राष्ट्रपति की कह सकते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि भारत की संघ की जो व्यवस्थापिका है या विधायिका है जिसको संसद कहते हैं,
संसद देश के लिए विधि का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है और भारत का राष्ट्रपति उस संसद का अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ये 2 अंग भी कहलाते हैं और राष्ट्रपति तीसरा अंग है। तो राष्ट्रपति भारत की संसद का अंग होता है और संसद के अंग के नाते भारत के राष्ट्रपति की दोहरी भूमिका है भारत संघ के शासन में। भारत का राष्ट्रपति जहाँ एक ओर कार्यपालिका का प्रधान होता है, वहीं दूसरी ओर वो व्यवस्थापिका या विधायिका या संसद का अंग भी होता है और संसद के अंग के रूप में भारत का राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों का या विधि निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करता है। उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ आती, उनका वर्णन मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। सबसे पहली विधायी शक्ति की हम बात करेंगे, अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र या अधिवेशन बुलाता है। संसद में जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो विधि निर्माण का कार्य हो, चाहे अन्य काम हो, उनके लिए संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। साधारणतः भारत की संसद के 3 सत्र वर्ष में बुलाए जाते हैं। 2 सत्र अनिवार्य रूप से बुलाने का प्रावधान है, लेकिन मुख्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो संसद के तीनों सत्र, और अगर विशेष सत्र बुलाना हो तो वो भी संसद के तीनों सत्र या कोई भी विशेष सत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब इस सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है, अर्थात इस सत्र को समाप्त भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 में ही एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, और वो यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 में ही एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान है, और वो इम्पोर्टेंट प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण देता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। संसद का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना, प्रथम सत्र में अभिभाषण देना। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 86 में प्रावधान है कि संसद के प्रथम सत्र में, लोकसभा के गठन के बाद का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र प्रथम सत्र कहलाता है, और राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण देता है। इसको अभिभाषण इसलिए कहते हैं, ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है और राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में केंद्र सरकार की नीतियों का, कार्यों का वर्णन होता है। अतः केंद्रीय मंत्रिमंडल इसको तैयार करता है, राष्ट्रपति इसको केवल पढ़ता है, इसलिए इसको भाषण नहीं कहते, इसको अभिभाषण कहते हैं। क्योंकि भाषण में व्यक्ति अपने स्वयं के मूल विचार व्यक्त करता है, लेकिन अगर कोई लिखता दूसरा है, पढ़ता दूसरा है, तो उसको अभिभाषण कहते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र में अपना अभिभाषण भी देता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि संसद में सदैव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। उसको धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं, जो अभिभाषण के बाद प्रस्तुत और पारित होता है। अनुच्छेद 86 में ही एक प्रावधान और है कि राष्ट्रपति संसद में लंबित विधेयकों के संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। अगर संसद में कोई विधेयक लंबित हैं तो उनको पारित किया जाना चाहिए समय पर या जल्दी से जल्दी, इस तरह का संदेश राष्ट्रपति संसद को भेज सकता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी देता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। हालांकि साधारणतः अगर हम देखें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तभी बुलाई जाती है जब लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दे और राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही हो।
लेकिन सरकार उस विधेयक को पारित करवाना चाहती हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उस संयुक्त बैठक में उस विधेयक को एक साथ रखा जाता है, उस पर एक साथ चर्चा होती है और एक साथ मतदान होता है, तो लोकसभा के पक्ष में उसका रिजल्ट जा सकता है, वो पारित हो सकता है। तो अनुच्छेद 107 में राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की। अगर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है संसद के दोनों सदनों की, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो फिर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। अनुच्छेद 87 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसमें जाकर भी अपना विशेष अभिभाषण देता है या दे सकता है। राष्ट्रपति की अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति इसमें क्या करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार इस पर पूछे जाते हैं प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, विधानमंडल को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या लोकसभा भंग हो गई हो, नए चुनाव नहीं हुए हों, या किसी भी कारणवश संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई अति आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति सीधे ही अपने हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकता है। अर्थात उस कानून के विधेयक को, उस कानून के प्रारूप को, उस कानून के ड्राफ्ट को, जिसको विधेयक कहते हैं, जिसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है कानून बनाने के लिए, उसको संसद में प्रस्तुत नहीं करके सरकार, या हम कहें कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सीधे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से उसे सीधे लागू कर सकता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं या अध्यादेश जारी करना कहते हैं। लेकिन ये अध्यादेश स्थायी कानून नहीं होता। इस अध्यादेश में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके इसको लागू तो कर सकता है, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने के पश्चात इसको तुरंत संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और संसद प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित करेगी। अगर संसद 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं करती है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 6 माह के लिए लागू होता है, वो 6 माह के लिए लागू होता है और 6 माह के भीतर जब भी संसद का सत्र शुरू होगा वो संसद में वापस प्रस्तुत किया जाएगा और संसद उसको प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह के भीतर पारित करेगी। अगर संसद ने उसको 6 सप्ताह के भीतर पारित नहीं किया तो 6 सप्ताह पूरे होते ही वो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को एक और महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर, हिंदी में निषेधाधिकार शक्ति कहते हैं। इससे भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर या निषेधाधिकार शक्ति अनुच्छेद 111 में दी गई है। ये क्या है, किसे कहते हैं वीटो पावर? तो देखिए मित्रों, हमारे देश में संसद कानून बनाती है और संसद कोई भी कानून पारित करने अर्थात विधेयक पारित करने के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो विधेयक कानून बनता है। अर्थात जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है उसी दिन से वो कानून माना जाता है और वो लागू माना जाता है।
लेकिन अगर राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है या उस पर अनुमति नहीं देता है या उसको अपने पास रोक लेता है, तो इसे राष्ट्रपति की वीटो पावर या निषेधाधिकार शक्ति कहते हैं। अर्थात वीटो पावर या निषेधाधिकार शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित करके भेजे गए किसी भी विधेयक पर अनुमति देना या हस्ताक्षर करना रोक सकता है। भारत का राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकता है। इसको हमें अलग अलग समझना चाहिए। 3 प्रकार से कर सकता है, अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकता है। यह हम कहें कि वीटो के 3 प्रकार होते हैं, एक ही बात है। नंबर 1, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? जब कोई विधेयक के संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करके उसको अगर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज देता है, तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति को लगता है कि उस विधेयक में कोई कमी है जिसको दूर करवाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति अपने सुझाव के साथ उस विधेयक को वापस संसद में या संसद के उसी सदन में जहाँ से वो पारित होकर आया वापस भेज देता है या भेज सकता है। इसी को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन अगर संसद ने उस विधेयक को दोबारा से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये पहला प्रकार का वीटो है, निलंबनकारी वीटो। दूसरा वीटो है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जेबी वीटो, इसको अंग्रेजी में पॉकेट वीटो कहा जाता है। ये क्या है? जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करे और ना ही हस्ताक्षर करने से मना करे, अपितु वो उसे अपने पास रोके रखे या अपने पास पटक ले या पड़ा रहने दे, तो इसे जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। अर्थात जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करे और ना ही हस्ताक्षर करने से मना करे, अपितु उसे अपने पास रोक के रखे, तो इसे जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। और तीसरा वीटो है पूर्ण वीटो या अत्यांतिक वीटो या निरंकुश वीटो। इनको तीनों नामों से जाना जाता है। इसको पूर्ण वीटो, अत्यांतिक वीटो, निरंकुश वीटो। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्णतः मना कर सकता है, स्पष्ट रूप से मना कर सकता है कि मैं इस विधेयक पर इस रूप में हस्ताक्षर नहीं करूँगा, इस रूप में हस्ताक्षर नहीं करूँगा, मना कर सकता है। जैसे वीटो के बारे में हम देखें तो ये तथ्य है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंजाब राज्य ने एक विधेयक पारित किया था 1954 में, पेप्सू विनियोग विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक पंजाब राज्य ने पारित किया था, और जब उस विधेयक को राज्य ने पारित किया तो वहाँ के राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा और राष्ट्रपति ने उस पर पूर्ण रूप से वीटो कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंजाब राज्य के पेप्सू विनियोग विधेयक पर 1954 में पूर्ण रूप से वीटो कर दिया था। इसके बाद की हम बात करें तो ज्ञानी झैल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, डाक संशोधन विधेयक पर, और ये जेबी वीटो या पॉकेट वीटो था। वीटो का एक प्रकार और होता है विशेषित वीटो, लेकिन वो भारत में नहीं है, अमेरिका में। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, और उसमें आंसर आता है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का प्रयोग करने की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट विधायी शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
अर्थात अगर कोई विधेयक धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, विनियोग विधेयक है, तो उनको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य होता है और वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इन विधेयकों पर या धन विधेयक पर पूर्व अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, अर्थात वो इसको वीटो नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण शक्ति है कि संसद के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, संसद सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर भी अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। और एक और इम्पोर्टेंट विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति संसद में कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति करता है या मनोनयन करता है। जैसे हमने देखते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करता है या कर सकता है, और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ थी। तीसरे प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति। सैनिक शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वो भारत की तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और युद्ध एवं युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चौथी प्रकार की शक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति। न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। और ये न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति क्या है? मित्रों, अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय कोई सजा सुनाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाई गई सजा अंतिम होती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में न्याय का अंतिम और सबसे बड़ा न्यायालय है। इसकी कहीं पर भी कोई अपील नहीं होती। लेकिन अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सजा की दया याचना राष्ट्रपति के पास की जा सकती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कोई सजा दे तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सजा जो दी गई है उस पर राष्ट्रपति के पास दया याचना कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति उसकी दया याचना पर विचार करे और राष्ट्रपति को लगे कि इस पर कहीं न कहीं कोई दया याचना पर दया दिखाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सजा का लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है, प्राय विलंबन कर सकता है, प्रकृति परिवर्तन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। ये शब्दावली हैं जो संविधान में दी गई है। लघुकरण, प्राय विलंबन, प्रकृति परिवर्तन, विराम, परिहार और क्षमा। इसका सीधा अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम, निलंबित, परिवर्तित और माफ कर सकता है। कम, निलंबित, परिवर्तित और माफ कर सकता है। मृत्यु दंड की सजा को भी कम या माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल, सेना के न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को भी कम या माफ कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा, अपने विवेक से नहीं करेगा। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो भारत के संविधान में जो 3 सूचियां दी गई हैं, तीनों सूचियों के सभी विषयों पर लागू होती है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में वापस चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को कूटनीतिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्तियां या वैदेशिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे भारत के विदेशों में जो राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विदेशी देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। बाद में संसद की अनुमति इन पर ली जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं जो मैंने इस वीडियो में अभी डिस्कस की हैं, ये राष्ट्रपति की
सामान्य कालीन शक्तियाँ हैं जिनमें कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैनिक शक्ति, समाधान की शक्ति, कूटनीतिक शक्तियाँ, ये शक्तियाँ आ जाती हैं। अब अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की और भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ, जिनको आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं, इमरजेंसी शक्तियाँ कहते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। भारत को जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, राष्ट्रीय आपात लगाने की, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वित्तीय आपात लगाने की, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।